भारतीय संविधान की रक्षा में जुडिशियरी कहां तक सक्षम है, कैपेबल है, और लोकतंत्र की रक्षा में कहां तक सक्षम है। ये जो सवाल है कि न्यायपालिका संविधान की गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान की संरक्षक है, क्या यह यदि व्यवहारिक अर्थों में दें, प्रैक्टिकलिटी में जाके अगर इसका विश्लेषण करें तो क्या ये बात ठीक है? देखिए, संविधान की रक्षा का जहां तक सवाल है तो आप कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका संविधान के जो लिखे हुए प्रावधान है, जो रिटन प्रोविजंस हैं संविधान की, उसको एक हद तक तो प्रोटेक्ट कर ले जाती है कि जब संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, संसद ने कोई ऐसा विधेयक पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आती है और उसे वाइड डिक्लेयर कर देती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती। लेकिन संविधान के लिखित, जो संविधान के रिटन प्रोविजंस हैं, उसका अपना एक मीनिंग भी है, उसका अपना एक फिलॉसफी भी है। फिलॉसफी क्या है, मीनिंग क्या है कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाज, आम आदमी, उसकी रक्षा में न्यायपालिका क्या सक्षम हो पाती है? संविधान के सिर्फ लिखित प्रावधानों को बदलने से, संविधान विरुद्ध बनाने से रोक देना संविधान की रक्षा नहीं है। संविधान की रक्षा तो तब होगी जब आप लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। आप आजादी के बाद से देख लीजिए कि लोकतंत्र के दिशा में सरकारों ने जो काम किया, अलग अलग राज्यों में और केंद्र की सरकारों ने, शुरुआत के दौर के जो राजनीतिक पॉलिटिकल क्लास था, वो सब आजादी के आंदोलन से तपे तपाए आए थे। वो वैल्यूज को समझते थे, डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल और किया था और उस स्ट्रगल से आजादी मिली थी। तो शुरुआती दशकों में तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो आजादी से आए लोग हैं और उन्होंने ज्यादातर फैसलों में इस बात का ध्यान रखा, ज्यादातर अपने काम करने के तरीके में इस बात का ध्यान रखा कि लोकतंत्र के अनुरूप होना चाहिए, जनता के अनुरूप होना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिर क्या देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया जाने लगा, लोकतंत्र को कमजोर किया जाने लगा। और जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि राज्यसभा का जो चुनाव है, संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत में जो चुनाव का सिद्धांत है वो सेक्रेट बैलेट बॉक्स है, गुप्त मतदान की व्यवस्था है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव प्रणाली को संसद ने कानून बना के ऑलमोस्ट ओपन बैलेट कर दिया। मतलब कि अब राज्यसभा का जो चुनाव है वो चुनाव है ही नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले, मतदान को करने से पहले, मतपेटी में डालने से पहले आपको पार्टी से उसको ऑथराइज कराना है, तभी आपका मत एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो आपका मत ही रद्द हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। इसे कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया कि ये तो लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करना है, डेमोक्रेसी को कमजोर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद के बनाए कानूनों में तब हस्तक्षेप कर सकते हैं जब संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। तो इसका मतलब है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कानून है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। लेकिन लोकतंत्र तो कमजोर हुआ। क्या चुनाव में खुला मतदान एक्सेप्टेबल होना चाहिए था? ऐसे ढेरों में एग्जाम्पल्स बता सकता हूं कि जहां सरकारों ने, व्यवस्था में बैठे लोगों ने लोकतंत्र को लगातार कमजोर किया। आप देखिए कि क्या डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन का ठीक से काम करना, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना, क्या डेमोक्रेसी नहीं है? क्या डेमोक्रेसी का ये बेसिक फीचर नहीं होना चाहिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने सारी कोशिश कर लिए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जो डायरेक्टर जनरल पुलिस का पद है वह 2 साल का जैसे निश्चित कार्यकाल, यूपीएससी की भूमिका सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यूपीएससी को राज्य जो है 3 नामों का पैनल देंगे और उसमें से एक वो रिकमेंड करेगा और वो
परमानेंट डीजीपी अपॉइंट किया जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि पुलिस तंत्र को अपने हिसाब से चलाने के लिए, कि पुलिस तंत्र संविधान के हिसाब से लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए काम न करे, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे लोगों के लिए काम करे। इसका किसी एक दल से संबंध नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, चाहे वो बंगाल हो, जो पहले के बंगाल जब ममता बनर्जी थी, या वो कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, या कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, या किसी अन्य दल के द्वारा हो, सभी राज्यों में आपने क्या देखते हैं कि पुलिस सिस्टम को पूरी तरह उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हमारा इंस्टीट्यूशन का। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, डेवलप किया, उसे पॉलिटिकल लीडरशिप अपने कंट्रोल में चलाती है। मतलब कि राज्य में जो गवर्नमेंट बैठी है, वह गवर्नमेंट क्या चाहती है, यह पुलिस इंस्टीट्यूशन करेगी। डेमोक्रेसी क्या कहता है, जनता क्या कहती है, आम आदमी के हित में क्या होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो जब आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, आईएएस लॉबी को भी, सारे डिपार्टमेंट्स को हमने जिस तरह से उन्हें पॉलिटिकल कंट्रोल में ले लिया, तो क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है? और क्या ऐसे प्रयास में सुप्रीम कोर्ट डीजीपी की नियुक्ति में ही, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ढेरों मैं बोला एग्जांपल और भी विषयों पे दिए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाख कोशिश कर ली। राज्यों ने क्या किया, एक बाईपास बना दिया कि वो कार्यवाहक एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट करने लगे, परमानेंट डीजीपी अपॉइंट। उत्तर प्रदेश में ही कई सालों के बाद एक परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति की गई है, और राज्यों में भी यही स्थिति है। तो सवाल ये है कि केवल जो संविधान के लिखित प्रावधान है कि संविधान में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या जितने अदर इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, जितने अदर प्रोविजन संविधान में दिए हुए हैं, उनकी रक्षा बस होती रहनी चाहिए। उनमें यदि संसद कोई ऐसा परिवर्तन करता है जो सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट लगता है, तो संसद हस्तक्षेप जो है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप सामने आ जाएगा, संसद के मामले में हस्तक्षेप सामने आ जाएगा। लेकिन लोग, आम आदमी का सरोकार संविधान के इन लिखित प्रावधानों से नहीं है। आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है संविधान के कि मौलिक अधिकार क्या कहता है, मौलिक अधिकार का इफेक्टिवनेस क्या है, क्या आम आदमी का मौलिक अधिकार सुरक्षित है? आप देखिए कि सारी व्यवस्थाओं के बाद भी कि पुलिस किसी को भी बिना एफआईआर के या बिना रीजन के, एफआईआर का मतलब है कि उसके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, तो बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन क्या यह लागू हुआ भारत में? पुलिस जिसे चाहती है डिटेन कर लेती है, थाने में बिठा लेती है। क्या यह डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या डेमोक्रेसी के मौलिक अधिकार के आर्टिकल डेमोक्रेसी है? तो यह जो सवाल है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका संविधान के लिखित प्रावधानों की रक्षा तो शायद कर पाती है, लोकतंत्र की रक्षा में फेल हो गई है, या लोकतंत्र की रक्षा में फेल नहीं हो गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट यह कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के डेली रूटीन में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न संभव है, न प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की रक्षा न्यायपालिका के भरोसे नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की रक्षा फिर करेगा कौन? इंस्टीट्यूशंस को जनता के लिए अकाउंटेबल बनाने के लिए फिर कौन काम करेगा? इसका मतलब है कि यह काम हम आपको करना है, देश की जनता को करना है। और देश की जनता कब करेगी? जब हमें यह समझ हो कि डेमोक्रेसी एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, इसकी रक्षा करना, इसे मजबूत करना हमारे हित में है। लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, एक व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस है उसका किसी तरह का, तो क्राइम करने के बाद भी वो हर संभव कोशिश करता है कि किसी भी तरह इंस्टीट्यूशन से उसे राहत मिल जाए, इंस्टीट्यूशन से उसे फेवर मिल जाए, और उसके लिए वह कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, किसी ब्राइब करने से लेके, इन्फ्लुएंस से लेके, प्रेशर यदि वो डालने की स्थिति में है तो प्रेशर डालने तक के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो जितने लोग जो इस देश में महत्वपूर्ण हैं, जो जिनके कंधों पे सबसे अधिक जिम्मेदारी थी लोकतंत्र को मजबूत करने का, लोकतंत्र को अगले स्टेज पे ले जाने का, लेकिन आजादी के बाद जो लोकतंत्र जिस तरह से हमारे सामने आया, जिन कंधों पे लोकतंत्र सामने आया,
और उन्होंने लोकतंत्र की यात्रा को जिस तरह शुरू के 2 दशक में आगे बढ़ाया, उसके बाद के दशकों में वह सेकेंड स्टेज में जाने के बाद पहले स्टेज से भी डिरेल हो गया है, बेपटरी हो गया है। लोकतंत्र की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के भरोसे संभव नहीं है। इसकी रक्षा आम आदमी को करना पड़ेगा। इसके लिए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। थैंक यू।